अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो बड़ी अहम खबरें आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, कल एक बहुत बड़ी विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में नदीम अफजल चंद जो हैं वो सरगोदा के अंदर अनाउंस करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए, आई बेग योर पार्डन। और इमरान खान जो हैं इस्लामाबाद से सरगोदा जाएंगे कल। ये आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ कि नदीम अफजल चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट सरगोदा की और उसके गर्दनवा की, और उनके आने से बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो उम्मीद है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे। दूसरा, आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले, अबूरी हुकूमत के आने से भी पहले शायद हो जाए ये, लेकिन डेफिनेटली इलेक्शन से पहले KPK में बनने वाला MMA का इत्तेहाद जो है ऑलरेडी ख़तरे में है, और उनमें बड़ी सीरियस इश्यूज जो हैं वो स्प्रिंग करके सामने आना शुरू हो गए हैं, और मुख्तलिफ कायदीन में झगड़े शुरू हो गए हैं। MMA का इत्तेहाद जो है वो शायद वहाँ पे कायम ना रह सके, और अगर MMA का इत्तेहाद कायम ना रहा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो KPK का प्रोविंस है वो केक वॉक होगा इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शंस में। तीसरी खबर, अगर आप मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र के रीसेंट स्कैंडल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि अभी तकरीबन 25 मिनट पहले अली ज़फ़र के लीगल काउंसिल अली सिब्तैन फाजली साहब ने मीशा शफ़ी साहिबा को एक हरजाने का या माफ़ी मांगने का लीगल नोटिस भेजा है कि वो माफ़ी मांगेंगी, वरना वो फिर उतने दिन के बाद हरजाने का नोटिस जो है उसको फेस करेंगी। और ये किसी सोशल मीडिया पे नहीं भेजा गया, ये उनके घर पे भेजा गया। समर टेलीविज़न के थ्रू मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि अभी आधा घंटा पहले अली ज़फ़र के वकला ने, एक पैनल है वकला का, फाजिल वकला का, उन्होंने मीशा शफ़ी को सीरियस एक लीगल नोटिस भेजा है। और अब ये वॉर जो है ट्विटर से, उम्मीद है कि या तो ये सेंसिबल तरीके से आउट ऑफ कोर्ट कहीं पे सेटल हो जाएगी घरों में, या फिर अगर सेटल होनी है तो ये कोर्ट रूम में जाके सेटल होगी। बट मेरे साथ मौजूद है जनाब जैद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़बरें ग्रुप के रूह रवा हैं। जनाब मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, चैनल 92 पे बड़ा पॉपुलर शो करते हैं। और नईमुल हक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये मेरे साथ होंगे थोड़ी देर के बाद। आप सबका ज़ात का बड़ा शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। वेरी क्विकली, ज़िया शाहिद साहब, यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी बाज़ गश्त है कि जनाब चौधरी निसार आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उम्मीद तो है कि वो आ जाएंगे, लेकिन चौधरी निसार खुलकर बता भी नहीं रहे किसी को, या किसी में कन्फाइड भी नहीं कर रहे। आपकी क्या इत्तला है कि नदीम अफजल चंद कल आ रहे हैं, चौधरी निसार क्या 29 तारीख से पहले ज्वाइन कर रहे हैं PTI के नहीं कर रहे हैं? मुबशर साहब, मेरे ख़्याल में बड़ा मुश्किल है चौधरी निसार के लिए कि वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें, क्योंकि वो शुरू ही से मुस्लिम लीग में रहे हैं। अलबत्ता उनके इख्तलाफात उसी वक़्त हो गए थे। आपको याद होगा उन्होंने पिछले इलेक्शन में एक MPA की सीट पर भी इलेक्शन लड़ा था। उनके जहन में था कि शायद नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उन्हें पंजाब का आला बनाया जाएगा, और वज़ीर आला बन गए शहबाज शरीफ साहब। तो उस वक्त से वो महसूस कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब की सऊदी अरब में मौजूदगी के दौरान उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार अदा किया, लेकिन जब मौका आया तो फिर परवेज़ रशीद साहब और ख्वाजा आसफ़ साहब और आसन इकबाल साहब की सुनी जाने लगी। और चौधरी निसार साहब अक्सर, मुझसे भी कई मरतबा उन्होंने ज़िक्र किया, मेरी पुरानी उनसे याद अल्लाह है, और वो बड़े दिल गिरफ्तार रहते थे। और आपको याद होगा कि एक आखिरी जो इशू था वो जब फवाद हसन फवाद ने उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो डॉन लीक्स के हवाले से जस्टिस आमर रज़ा ने दी थी, तो चौधरी निसार ने ये कहा था कि वो कौन होते हैं वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होकर अपने सज़ाएँ लोगों को सुनाने वाले। ये तो मेरा इस्तेहकाक था, वजारत दाखिला के तहत वो इंक्वायरी हुई थी, लेकिन फिर आपके सामने बात है कि किस तरह से मामला दब गया। और मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब में हमेशा एक हिम्मत और जुर्रत की काफ़ी कमी रही है।
वो बैठे भी रहे हैं, एतराज़ भी करते रहे हैं, और हर बार जो आखिरी दफ़ा हमारे दोस्त मुजीब शामी साहब और हमारे अज़ीज़ मेरे सलमान गनी साहब उनके पास गए थे, उनको भी उन्होंने यही यकीन दिलाया कि जाके कहें कि नहीं जी मैं मुस्लिम लीग कभी नहीं छोड़ूंगा। ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि वो शामिल हों। ये बहुत ही बड़ी खबर होगी अगर उन्होंने शामिल होने का फ़ैसला कर लिया। मोहम्मद मालिक साहब, आज सुबह मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, मेरी एक पेशी थी वहाँ पे एक केस में। तो वहाँ पे जब मैं कोर्ट रूम 1 के अंदर गया था, जहाँ चीफ जस्टिस साहब उसको चेक कर रहे थे, उनके साथ और भी फाजिल जजेस थे, तो वो यानी इतना को भरा हुआ था कि अगर मैं चाहता भी तो मैं काउंट नहीं कर सकता था वहाँ पे लोग कितने थे। बाकायदा हिलना तो दूर की बात है, सांस लेना एक मुश्किल बात थी। तो मुझे एहसास ये हो रहा था देख के कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस वक्त मुझे रश नहीं नज़र आ रहा। मैं इस्लामाबाद में गया हूँ 1-2 जगह पे, लगता यह है कि हर पाकिस्तानी ने उम्मीद जो है वो चीफ जस्टिस और अब आला अदालतों से लगा लिया। उनके ख्याल में सिर्फ अदालतें उनको इंसाफ दे सकती हैं और बाकी हुकूमत नाकारा होकर रह गई है। क्या मेरी ऑब्जर्वेशन सही है कि ज़रा फार फेच्ड है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखो मुबशर, तो डिलीवरी कहाँ से हो रही है? अगर शुगर मिल के फार्मर्स, किसानों को पैसे नहीं मिल रहे तो सुप्रीम कोर्ट उनका इशू उठा के दे रही है। अगर न्यूज़ ग्रुप के जर्नलिस्टों को पैसे नहीं मिल रहे तो सुप्रीम कोर्ट दे रही है। हस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करती है या रादर वेस्ट करती है, वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट लोगों को दिलवा रही है। और ये एक नया जो एक मंत्रा चल पड़ा और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी अदालतें अपना काम करें। अदालतें अपना काम कर रही हैं, यही इंसाफ है। आइन में ये हमारे बेसिक राइट्स हैं। चीफ जस्टिस ने 2-3 दिन पहले एक बात की, और उन्होंने उससे पहले भी किया एक्चुअली। उन्होंने कहा कि मेरे जितने सो मोटो नोटिस हैं, आप उनको किसी भी पैराए में देख लें, पुट देम टू एनी टेस्ट, उनमें एक चीज़ कॉमन है, मुतफिक है, और वो है कि वो तमाम बुनियादी हकूक़ के ऊपर हैं, फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स कोई फंडामेंट बुनियादी हकूक़ आपके वो नहीं है कि जो उन्होंने अज्यूम करके अंदाजे से लगा रहे हैं। जो मेंशन्ड है आपके आइन के अंदर, तालीम, सेहत, प्रोटेक्शन, ये कोई कोर्ट ने अपने से नहीं बनाए। तो ये जब कोर्ट डिलीवरी दे रही है, ये फेलियर ऑफ एग्जेक्टिव है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि कहीं भी अदालत ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ नहीं किया। उन्होंने जहाँ मसलन अगर वाइस चांसलर्स हटाए हैं जिनकी डूबियस अपॉइंटमेंट्स थी, तो उन्होंने दोबारा गवर्नमेंट्स को ही कहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि भाई आप नए वीसीज लाएं और उनको मेरिट के मुताबिक लगाएं। जहाँ पे अगर उन्होंने वाटर बोर्ड पे कमीशन बनाया है तो एग्जेक्टिव के थ्रू ही काम करवा रहे हैं। तो ये जो नवाज शरीफ साहब और दूसरे एक नैरेटिव बना रहे हैं कि जैसे कोर्ट अपना खारिजी अदालतों में देखें, उस पर भी कोर्ट चीख चीख कर मर गए हैं चीफ जस्टिस कि भाई उन्होंने कानून मेंशन किए हैं, ये कानून है, खुदा का वास्ता 1806 का, 1835 का, 1906 का, इन कवानीन को आपने चेंज करना है। जब तक नहीं चेंज होंगे हम नहीं होंगे। बजट्स अदालतों को आपने देने हैं, रिसोर्सेज अदालतों को आपने एलोकेट करनी है। तो ये जो आप कहते हैं जस्टिस डिलेड है, जस्टिस मिल नहीं रहा, ये भी मुकन्ना की वजह से है, गवर्नमेंट्स की वजह से है। आज जो मैं देख रहा था डेटा के अंदर, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, बाय द टाइम ये ख़त्म होगी और जिस पेस पे जा रही है, पिछले 60 सालों में किसी सुप्रीम कोर्ट में एक साल में इतने केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे, ना होंगे जितने इस एक साल में होंगे। अभी तक 64 के करीब, 66 के करीब सुओ मोटो नोटिस हुए हैं वर्षर। नॉट वन सुओ मोटस, एक भी सुओ मोटो नोटिस ऐसा नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं है। और ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि जी हमने नैब बड़ा बुरा था, ये डिक्टेटर्स का था, तो 33% औरतों की रिप्रेजेंटेशन ये भी डिक्टेटर का था। जो आपके फैमिली लॉज थे अयूब खान के, वो भी डिक्टेटर के थे। अगर ये मेयार है तो फिर आप ख़त्म कर दें, 33% औरतों को भी निकाल दें आप पार्लियामेंट में से, आप जो फैमिली लॉज हैं उनको भी ख़त्म कर दें। 500 अच्छी चीज़ें हैं जो ऐसी हुई हुई हैं। लॉ तो ये होता है कौन सा कानून ठीक है कौन सा गलत है, ये इररिलेवेंट बात है कि किसने उसको लाया आइन में। ये एक अजीब एक बहस करने की कोशिश की जा रही है बिकॉज अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के वो क्या काम कर रही। ज़िया साहब, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा और एक चीज़ मैं जानबूझकर नहीं दिखाऊंगा। एक मैं दिखाऊंगा कि जो मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के हक में स्टेटमेंट दे रहे हैं,
मैं नवाज शरीफ की अदलिया मुखालिफ स्टेटमेंट जो हैं उनको नहीं दिखाऊंगा, हालांकि वो मेरे पास मौजूद है। पूरे पाकिस्तान को, बच्चे बच्चे को पता है कि वो कितनी सीरियसली कंटेम्प्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ की। जरा ये पहले बात सुन ले, फिर मैं आपको बात करता हूँ। ये देखें जी। अगर वार किया जाता है हुकूमत की तरफ से तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इनकी? हुकूमत गलत है, यहाँ पे अदलिया सही है। हुकूमत करप्शन को छुपाना चाहती है, हुकूमत कौम का पैसा मारना चाहती है, वो लूटी हुई दौलत वापस नहीं लाना चाहती। अदलिया उस पे दीवार बन के खड़ी है। हम इस मामले में हक के साथ हैं। अदलिया इस वक्त हक पर है, मैं अदलिया के साथ हूँ, मेरी पार्टी अदलिया के साथ है और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम अदलिया के साथ। और आजकल जो नवाज शरीफ अदालत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो तो खुल्लम खुल्ला बगावत है आईन पाकिस्तान के साथ। नवाज शरीफ ये जेन्युइन इतना झूठ बोलते हैं कि वाकई कोई उनकी मजबूरी है इस यू टर्न की। जिया शाहिद साहब, मैं समझता हूं जी कि नवाज शरीफ साहब को जब से नाअहल करार दिया गया और फिर दूसरे फैसले में उनको पार्टी की क़यादत से भी रोक दिया गया और उसके बाद जब उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में एहतसाब अदालत में केस शुरू हुआ और अब तक वो पूरी कोशिश के बावजूद 300 अरब रुपए की जो परचेज़ है फ्लैट्स की, उसके सिलसिले में कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके सिवाय कतरी ख़त के, जिसको अदालतों ने तस्लीम नहीं किया। उस वक़्त से आप ये देखें कि उनके लहजे में तलखी जो है बढ़ रही है। और माफ़ कीजिएगा, मेरी एक ज़माने में उनसे बड़ी दोस्ती थी और अब तो मुझे हैरत होती है कि वो किस ज़िमन में और किस तरीके से, मैंने एक बात पहले भी कही थी, उनके सामने कही थी जब वो मरीज़ से वापस आए थे, और वो ये थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब, आप पहले अपने घर के लोगों को बिठा लें और तय कर लें कि किस सवाल के जवाब में आपने क्या कहना है, क्योंकि इन्हीं फ्लैटों के सिलसिले में आपने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया, आपके बड़े साहबजादे ने दूसरा मौक़िफ़ अख्तियार किया, आपके छोटे साहबजादे ने तीसरा किया, आपकी बेटी ने चौथा किया, आपकी बेगम साहबा के हवाले से कोई और बात सामने आई, आपके समधी जो थे इसहाक डार साहब, उन्होंने कुछ और किया। और मैं आपको बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ, मुबशर साहब, कल मुझे एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिला लंदन से जो कुलसूम नवाज़ के बारे में था। कुलसूम नवाज़ बड़ी अच्छी खातून है, पढ़ी लिखी हैं, एमए करने के बाद उन्होंने पीएचडी किया था हमारे दोस्त हसन रिजवी की निगरानी में। बात यह है कि मैंने इस ख्याल से एक मकाला भी लिखा और बड़े लोगों से कहा कि जी इस पर कोशिश करें कि एग्जाम्पशन जो इनको नहीं मिली थी, जो इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, वो दरख्वास्त इनकी मंजूर कर ली जाए, कम अज़ कम मरियम नवाज साहबा की, ताकि अपनी वालदा के पास वो रह सके, क्योंकि सर्टिफिकेट ये बताता है कि वो बहुत सीरियस हालत में है। जनाब मैं कोशिश कर रहा हूँ, बावजूद भाला मैंने उसमें लिखा भी कि मेरे सियासत से उनसे सख्त इख्तलाफ है, मेरा उसके बयानिया से इख्तलाफ है, लेकिन मेरा अदलिया और फ़ौज के बारे में उनके रिमार्क्स से इख्तलाफ है, लेकिन ये एक इंसानी मसला है। मुबशर साहब, आप हैरान होंगे कि आज सुबह के अखबारात में मैंने पढ़ा कि जनाब नवाज शरीफ साहब से जब कल एहतसाब अदालत के बाद रिपोर्टरों ने पूछा कि जी कुलसूम नवाज साहबा का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि अब अल्लाह का फजल है, वो पहले से बहुत बेहतर है। अब आप देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, वो उनके शौक ना हामी है ना मुखालिफ है, और वो खुद अपने बारे में क्या कह रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि शेख रशीद की बात पर यकीन करना पड़ता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब अपने सेंसेस में नहीं रहे, लिहाजा उनको माफ़ कर दें और उनकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दें। इस वक्त वो अपने आप में नहीं है। क्या मरियम भी सेंसेस में नहीं है? मैंने सुना है, एक चुड़ैल ने बताया कि 3 दिन पहले लंदन में हसन नवाज और मरियम नवाज की बड़ी सख्त आपस में तू मैमे हुई है और लड़ाई हुई है। तो अगर ये सही है तो क्या वो भी अपनी सेंसेस में नहीं है? देखिए जी, मरियम तो माफ़ कीजिएगा बेटी हैं, मैं तो हमेशा उन्हें मुखातब करता हूं कि बेटी क्या हाल है जब कभी मिलती हैं, लेकिन हकीकत ये है मुबशर साहब कि वो तो मियाँ साहब से 10 जूते आगे और उनसे कहीं ज़्यादा
ये मरियम हैं जिन्होंने मजमों से पूछा और पाकिस्तान में एक नया बयानिया इंट्रोड्यूस करवाया कि ए लोगों, क्या तुमने 2013 में वोट दिए थे, और अगर दिए थे तो ये जज कौन होते हैं कि इस वोट का तकद्दुस का नुकसान पहुंचाने वाले और इनकी इज्जत ना करने वाले। मैंने इस पर भी परसों यहाँ चीफ जस्टिस साहब की सदारत में ऐवान इकबाल में इजलास था और मैंने खुद उसमें तकरीर करते हुए चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में कहा कि ये जो नया बयानिया सामने आया है कि जो शख्स एक दफ़ा MPA या MNA मुंतखब हो जाए, अब उसको 7 खून माफ़ है, 7 चोरियाँ माफ़ है, 7 डाके माफ़ है। माफ़ कीजिएगा, आप किसी ऐसे माशरे का दुनिया में तसव्वुर कर सकते हैं जिसमें एक दफ़ा वोट लेने के बाद जो है वो हर किस्म की सज़ा से महफूज हो जाए? और वो बेवकूफ़ थे वो 2 मुल्कों के वज़ीर आज़म जिन्होंने सिर्फ पानामा लीक्स में अपना नाम देखा। अल्लाह शाहिद है कि ना उनके लोगों ने कोई मुतालबा किया, उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया। हमारा मुल्क जो है इतना ढीठ सियासतदानों का है कि वो ना सिर्फ गलत काम करते हैं बल्कि उस पर मुसर रहते हैं और उनकी औलादें भी उनको उनके लिए जो है माफ़ी तलाफ़ी की बजाय वो डट कर ये कहती हैं कि ये ठीक है, और वो खुद ये कहते हैं कि जिन जजों ने मेरे खिलाफ फैसला दिया था मैं उन 5 जजों को कटहरे में लाऊंगा। क्या आप समझते हैं कोई सेंसेस में बंदा ये बात कर सकता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। ज़िया शाहिद साहब मेरे साथ हैं, मोहम्मद मालिक साहब मेरे साथ हैं। थोड़ी देर के बाद नईम अल हक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी मेरे साथ होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ब्रेक के बाद आपको मैं आने के बाद ये बताऊंगा कि क्यों MMA जो है उसमें शदीद इख्तलाफात ऑलरेडी होना शुरू हो गए हैं और हो सकता है इलेक्शन से पहले MMA का अलायंस जो है वो ख़त्म हो जाए, टूट जाए और PTI के लिए एक रास्ता बन जाए वहाँ पे दोबारा से KPK के अंदर। और दूसरा ये कि अली ज़फ़र के वकला ने अभी थोड़ी देर पहले, प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले, मीशा शफ़ी को हर जाने का या माफ़ी मांगने का एक नोटिस भेजा है और ये नोटिस उनके घर पे भेजा गया है, ट्विटर या फेसबुक के थ्रू नहीं भेजा गया। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जनाब ज़िया शाहिद साहब और मोहम्मद मालिक साहब मेरे साथ हैं। हो ये रहा है कि KPK के अंदर मैं आपको एक ज़रा सा बैकग्राउंड दूं कि जब 2002 में MMA की वहाँ पे फॉर्मेशन हुई और उनकी हुकूमत बनी तो उस वक्त अफगान वॉर जारी थी और KPK के अंदर लीडरशिप का एक फुकदान था और ख़ास तौर पे हज़ारा डिवीज़न वगैरह में बिल्कुल ही कोई पॉलिटिकल जमात जो थी वहाँ पे इंट्रेंच नहीं थी और बल्कि मलिक्स जो थे वहाँ के बहुत बड़े तादाद में उनको मर्डर किया गया था तालिबान की तरफ से। तो उनका जो जस्टिस का जो एक ट्राइबल सिस्टम ऑफ जस्टिस था वो भी उसमें भी बड़े गैप्स थे। वहाँ पे जब MMA फॉर्म हुई और उनका इंतखाबी निशान किताब था तो उन्होंने उसको लोगों को जलसों में हमेशा ही बताया कि ये हमारी किताब तो सिर्फ कुरान मजीद है। तो राइट विंग का जो वोट था वो बड़ी इफेक्टिवली वहाँ पे स्विंग हुआ और KPK में बुनियादी तौर पे राइट विंग का वोट जो है वो हमेशा से ज़्यादा रहा है और वो स्विंग हुआ, हत्ता कि इवन नून लीग का जो वोट था वो वहाँ पे गया। अब हो ये रहा है कि जो तर्ज हिकमत अमली पिछले 4 साल में 5 साल में जमात इस्लामी और JUI ने अपनाई हुई है वो उसमें वाज़ेह फ़र्क है और दोनों ने न सिर्फ अपने वोटर्स को मायूस किया है बल्कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंटी कारकर्दगी भी उनकी कोई ख़ास नहीं रही है। 17वीं तरमीम के बाद इस इत्तेहाद को मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहा जाने लगा था, इफ़ यू रिमेंबर, और लोग मज़ीद उनसे मुतनफ़िर होते गए। अब भी इनके पास ना कोई नेशनल एजेंडा है और ना कोई इनके पास नेशनल पॉलिसी है। इनके पास सिर्फ इलेक्शन अलायंस है कि जी अगर हमारा एक मेंबर जो है वो हम मिलेंगे तो 3, 4, 5 जमातें अगर हम मजहबी जमातें मिलती हैं तो हम जो है वहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इनको गलत फहमी है। इनकी जो बहुत सी सीट्स जहाँ पे ये हमेशा कई बार जीतते रहे हैं, अब ये वहाँ से इनको बड़ा ही टफ टाइम मिलने वाला है, ख़ासतौर लाहौर वगैरह में, कराची वगैरह में, इन जगहों पर। गुज़िश्ता 5 साल से जमात इस्लामी नून लीग की अपोजिशन करती रही है और नून लीग के साथ खसूसन KPK पंजाब और बलूचिस्तान में MMA सीट एडजस्टमेंट करेगा तो जमात इस्लामी किस मुंह से इलेक्शन में जाएगी।
ये इस वक्त जमात के रहनुमाओं को लिए एक चैलेंज बना हुआ है, यानी आजकल जमात इस्लामी के रहनुमाओं के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और JUI तो वैसे ही नून लीग के इत्तेहादी रही है, मगर इलेक्शन के दौरान जब नून लीग से सीट एडजस्टमेंट होगी तो JUI अपने खालिस मजहबी वोटर को नून लीग के खिलाफ नामूस रसालत कानून के अंदर छेड़खानी करने पर क्या कहेगी। अगर वो उस कानून पे की बेहुरमती के ऊपर नून लीग का साथ देती है तो JUI उड़ जाएगी, और JUI अगर उस पर उनका साथ नहीं देती तो 5 साल की रफाकत जो है नून लीग के साथ वो उनके गले में आके वहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त भी वो खामोश रहे जब इस कानून में तरमीम की कोशिश हुई। दूसरी जानिब ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जो है वो हर ज़िमनी इलेक्शन में 8 से 10 हज़ार के करीब वोट ले रहे हैं, और जमात का वोट उनका हर हलके में जो है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी एक विजिबल जो शक्ल है वो नज़र आना शुरू हो गई है। और जमीयत उलमा इस्लाम का भट्टा तो बैठ गया था जब वो मियां नवाज शरीफ के साथ थे, हर रोज़ उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन मेरी खबर यह है कि सियासी सूझबूझ भी यही कहती है कि JUI और जमात इस्लामी के बड़े बड़े लोग जो हैं वो इलेक्शन से चंद रोज़ पहले एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। ये इत्तेहाद चलना नहीं है। जमात इस्लामी को इवेंचुअली पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे PTI के साथ इत्तेहाद जो है वो सूट करता है, और अगर वो PTI की तरफ इत्तेहाद के लिए बढ़ते हैं तो वो MMA के इत्तेहाद में KPK में PTI के ख़िलाफ़ कैसे लड़ेंगे। PTI उनसे सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगा। इस सूरत में जमात इस्लामी का सर्वाइवल बहुत कम है अगर वो JUI के साथ इस MMA के अलाइंस में आगे जाते हैं। इसलिए उम्मीद है, यानी सियासी सूझबूझ ये कहती है कि MMA पैदा होने से पहले ही वफात पा जाएगी। मोहम्मद मालिक साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, आपको याद है जब ये MMA की प्रेसिडेंसी का इशू चल रहा था, सदारत का, तो 2 मीटिंग्स हुई, दोनों में झगड़े हुए, फिर ख़त्म हो गए, फिर वो बड़ी मुश्किल से रिज़ॉल्व किया, और फिर एक उन्होंने कमेटी भी बनाई। ये इख्तलाफात हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपने बातें की वो ठीक है मुबशर, वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, लेकिन एक व्यू पॉइंट और भी है, वो ये है कि जितनी दीनी मजहबी जमातें हैं ये कुछ चीज़ों में बड़ी क्लियर हैं, और वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारा बड़ा दुश्मन कौन है। क्या JUI का सबसे बड़ा दुश्मन जमात इस्लामी है या वाइस वर्सा? नहीं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमेशा एक प्रोग्रेसिव या लिबरल जमात, और उनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि पहले हम लोग मॉडरेट कहते हैं, दरमियानी बैलेंस पॉलिटिक्स रखने वाली, या मालिक मैं कैसे मान लूं आपकी बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये उसी JUI की बात कर रहे हैं, लिबरल आदमी जिसका दुश्मन है कि जो पीपल्स पार्टी की गोद में बैठी हुई थी, मौलाना यानी फजल रहमान जो थे, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में पीछे चल रहे होते थे। देखो, पहले मैं मुबशर, पहले आप कंसेप्चुअली उसकी पोजीशनिंग देख लो। वो तो मौलाना साहब जो करते हैं वो सबके सामने है, वो सेकेंडरी चीज़ आ रही है। मैं पहले एक पॉलिटिकल इनकी अलाइंसेस देख रहा हूँ, वो इनकी कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट है। ये इलेक्शन से पहले कन्वर्जेंस होगी, बिल्कुल कन्वर्जेंस होगी, और ये इख्तलाफात अपने साइड पे भी करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जमात इस्लामी हमेशा से एक ओवर हाइप्ड इलेक्टोरल फिनोमिनन रही है। आप जब देखते हैं हमेशा सड़क ब्लॉक करने की ताकत है, डिसरप्टिव पावर है, सब कुछ है, लेकिन हैविंग सेड दैट इनके पास इलेक्टोरल वो स्ट्रेंथ कभी भी नहीं हुई 5000 6000। दूसरा एक और प्रॉब्लम हुई है, जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वोटर था और मेन स्ट्रीम के वोटर को लेने के लिए इन जमातों ने एक स्पेस छोड़ी, हार्ड लाइन की, वो भर दिया। जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी हैं, इस तरह के और लोग हैं जिन्होंने वो एक्सट्रीम जो हार्ड लाइन सी वो पोजीशन वो ले गए। ये दो तरफ से लड़ते हैं, एक तरफ अपने एक्सट्रीम राइट से, दूसरी तरफ ये लिबरल जमातों से। ये बड़े एक फ्लक्स में आए हुए हैं, और इनको अपनी आई एग्री टू विद यू टू अ पॉइंट कि इनको अपनी पोजीशनिंग रीपोजिशनिंग करके ख़ुद क्लैरिटी लानी पड़ेगी। क्या ये मजहबी जमात है, क्या ये मेन स्ट्रीम जमात है जिसका मज़हब का नाम ले रहे हैं? क्योंकि इनको दो तरफ से अब थ्रेट है। एक जो इनका कंजर्वेटिव वोटर था, एक्सट्रीम कंजर्वेटिव वोटर, वो चला गया है एक्सट्रीम राइट की तरफ, और जो मॉडरेट है उसके लिए मॉडरेट इनफ नहीं है कि ये मेन स्ट्रीम से ले आएँ। इनको अपना इन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को। ज़िया शाहिद साहब, बात यह है कि आपको याद होगा कि जब मौलाना आज़म तारिक जिंदा थे, हयात थे, सिपाही साहबा को लीड कर रहे थे,
तो वो असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और एक वोट से ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब वज़ीर आज़म बने थे, और वो वोट था मौलाना आज़म तारिक का। जब उन्होंने ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वोट दिया, क्योंकि MMA के अंदर उस वक्त अहले तशरीह भी शामिल थे, और आपको पता है ये बड़ी हाइट पे था उस वक्त शिया सुन्नी फसाद वगैरह जो था। हम उसको माने या ना माने, लेकिन हमारे जिस तरह आपने जिस तरह आपने अभी एक्सप्लेन किया, लगता है पता नहीं कितने बड़े मजहबी आदमी की बात कर रहे हैं, उनकी भी सियासत में हाथ खून में रगे हुए थे मुबशर। नहीं, एक मिनट, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो देवबंदी बैकग्राउंड से थे ना, सिपाही साहबा पाकिस्तान जो है खालिस देवबंदी हैं, और JUI की वो स्ट्रेंथ रही हैं हमेशा से, लेकिन वहाँ पे वो JUI से अलग हो गए थे। ज़िया साहब, अब जब ये नामूस रसालत की बात आती है तो इस पर देवबंदी हो, बरेलवी हो, हनफी हो, अहले हदीस हो, आप जो मर्जी फ़िरका या मसलक ले लें, नामूस रसालत के ऊपर नून लीग को इलेक्शन के दिनों में कौन सा मजहबी लीडर जो है वो डिफेंड कर सकेगा KPK के अंदर? देखिए, पहले मैं सिर्फ दो जुमले आपका जो थीसिस है और मेरे भाई और दोस्त मोहम्मद मालिक साहब का, मैं बड़े शौक़ से उनकी बात सुनता हूं, और जब वो लिखते थे तो उनको पढ़ने वाला भी हूं, बहुत पुराना। लेकिन मैं समझता हूं कि मुबशर लुकमान साहब, मैं ज़्यादा बड़ा दानिश्वर नहीं हूं, मैं सीधा सीधा अखबार नवीस हूं, 2 और 2 4 करने वाला। लिहाजा पहली तो बात मैं ये आपके सामने पेश कर दूं कि न वो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ कुदरती तौर पर अलायंस में थे, और बेहतर होता कि अगर वो रहते। लिहाजा मैंने बजाय तकरीरें करने के, मैंने सिराजुल हक साहब को खाने पे बुलाया और बड़ा अच्छा खाना उनको खिलाया बड़ी कोशिश से, और वो उनसे ये बात की कि भाई आप क्यों खफा हैं, मैं तो दोनों का दोस्त हूँ, दोनों को अपना दोस्त समझता हूँ। और मुझे जो मालूम हुआ, जो उनकी शिकायत थी, उस पर मैंने इमरान से बात की, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश थी कि भाई इन दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए, इकट्ठे चले थे ये। अब दोनों तरफ से पाकिस्तान के सियासतदानों में कोई आपको अगर किसी बात की कमी नज़र आती है तो माफ़ कीजिएगा, वो सच्चाई की है। अब एक फरीक ये कहता था कि ये मुझसे ज़्यादा सीटें मांगते, और दूसरा फरीक कहता था कि सीटों की बात नहीं है, कुछ और मामला है। अब आपको पता है कि लाहौर में शफकत महमूद वाली सीट जो हमारे मॉडल टाउन ही से है, और इस जगह पर एक ज़माने में मुस्तकिलन 3 मरतबा जो लियाकत बलोच साहब जो थे वो जीते थे। लिहाजा उनका मुतालबा ये भी है कि जी ये लियाकत बलोच वाली सीट तो हमें दी जाए। इसके अलावा कुछ तादाद पर भी रौला था। लिहाजा आपके सामने वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ही ये इत्तेहाद अमलन टूट गया था, जब तहरीक इंसाफ का साथ देने की बजाय जमात इस्लामी ने फैसला किया कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वो साथ देंगे नवाज शरीफ का। अब भी जो तज्जिया आपने किया है, पहली बात तो ये है कि ये इस तज्जिए में बड़ा वज़न है, लेकिन मैं आपको अपनी मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि ये इस वक्त जमात इस्लामी का सबसे बड़ा मसला ये है कि किस तरीके से उनकी असम्बली में 4, 8, 10 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि बज़ाहिर इस वक्त बदकिस्मती है हमारी। हमने जवानी में और आपने भी अपने लड़कपन में देखा होगा, जमात इस्लामी एक ज़माने में बहुत बड़ी फोर्स हुआ करती थी। अब वो किसी भी एक हलके से भी, माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल में शायद दीर शीर से कहीं जीत जाए। यहाँ तो कोई पंजाब में हलका आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जहाँ जमात इस्लामी तनहा खड़ी हो और वो MPA की सीट भी जीत ले। लिहाजा वो सहारा लेती है कभी JUI का, कभी तहरीक इंसाफ से सीटों की बात करती है, वहाँ से मायूसी होती है तो JUI के पलड़े में जाती है, हालांकि मुसलसल एक दूसरे के मुखालफत रही है। और आखिर में मैं जो कहने वाला हूँ, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि वो पंजाब में मजबूर होकर तहरीक इंसाफ के पास चले जाएंगे। मेरे ख्याल में उनकी पूरी कोशिश होगी। मोहम्मद नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त अवेलेबल भी है, हर 5,000
या 500 सीटों वालों के लिए भी उनका दामन वाह है। लिहाजा अल्टीमेटली ये मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और बातचीत शुरू भी हो चुकी है। मोहम्मद मालिक साहब, अगर मैं ज़िया साहब का तज्जिया मान लूँ जो कि बहुत ही काबिल एहतराम है, मोहतरम है, तो आपको याद होगा कि IGI के ज़माने में मुस्लिम लीग नून जो थी वो जमात इस्लामी के तमाम वोटर और कारकुन लेकर हाईजैक करके निकल गई थी और आज तक वो उधर ही हैं। तो जमात इस्लामी ने जो माजी में इतनी बड़ी गलती की, क्या उनको सबक नहीं सीखा अभी तक उन्होंने? ये देखिए, हम बड़ी कंजर्वेटिव कौम है, इसलिए हम मजहबी जमातों का एक बहुत बड़ा डिसप्रपोर्शनेट इन्फ्लुएंस हमारे पे नज़र आता है। लेकिन अगर आप सारे इलेक्शंस देख लो मुबशर, कहीं पे भी हिस्टोरिकली नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ इस वक्त, 5 to 6% से ज़्यादा मजहबी जमातों ने टोटल वोट ही नहीं लिया। दैट्स इट। इससे ज़्यादा वोट बैंक टोटल कभी नहीं हुआ। हाईएस्ट क्या था 6 पॉइंट समथिंग, 7 से नीचे था। ये है जब वोटिंग का वक्त आता है। इसलिए जो आपको स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, जो आपकी एजिटेशन स्ट्रेंथ है, जो इश्यूज़ के ऊपर इनकी एक ताकत है मजहबी जमातों की, सड़कों को ब्लॉक कर देना, शहरों को ब्लॉक कर देना, उसमें और इलेक्शन स्ट्रेंथ में बड़ा फ़र्क है। वो नंबर्स इनके वोट्स में ट्रांसलेट नहीं होते। सड़क तो आप 2000 आदमी के साथ बंद कर देते हैं, उन्होंने की थी ना, फैज़ाबाद बंद कर दिया था। आप माल के ऊपर 400 बंदा बैठाएं, पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आप 5000 या 6000 वोट एक हल्के से ले लें, तब भी आप जीतते नहीं हैं। इसलिए हमें दोनों चीज़ों में फ़र्क रखें, जो विजिबल इम्पैक्ट है और जो इनका ट्रेडिशनल इलेक्टोरल इम्पैक्ट है। इसलिए इनको हमेशा किसी के कोट टेल्स को पकड़ना है, किसी की। मोहम्मद मालिक साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। नईम उल हक साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। व्हेन वी कम बैक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि तहरीक इंसाफ कल कौन ज्वाइन करने वाला है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब कोशिश कर रहे हैं नईम उल हक साहब को लेने की, और वो क्योंकि मोटरवे पे आ रहे हैं, तमाम लाहौर से PTI के लोग इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, तो उनसे रब्ता हो नहीं रहा। अगर हो गया तो मैं उनको ले लेता हूँ। बट मीनवाइल मोहम्मद मालिक, बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन ऑन PTI, वेरी क्विकली, ये जो मीशा शफी और अली जफर की कंट्रोवर्सी है, इसमें आपकी टेक क्या है? यार, I frankly I have not followed it like that. मैं totally it's between two people, और मैं देखता हूँ कि जब सामने है तो जब वक्त आएगा पता लगे जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पर्सनल नौयत का है कि रियली आई डोंट फील क्वालिफाइड टू जज। पर्सनल नहीं ना रहा, एक बंदी उसको सोशल मीडिया पे ले आई है, एक्यूज कर रही है, तो पर्सनल तो रहा नहीं अब वो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की या औरत, डजेंट मैटर कि वो प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है या सेलिब्रिटी है, नहीं है। मेरा ख्याल है किसी भी औरत के लिए इतनी बड़ी बात करना आसान नहीं हो सकती, और नहीं आसान, लेकिन विदाउट एविडेंस। आप यही देखना है कि एविडेंस है नहीं है, व्हाट इज इट अबाउट। लेकिन आई डोंट थिंक इट्स इजी फॉर एनी वुमन फ्रैंकली। अगर मैं बिल्कुल इसको कंसेप्चुअली बात आसान तो किसी के लिए नहीं होता। अब आपके पास गट रिएक्शन होगा, मेरा एक सिंपैथी का होगा। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपके पास है, आपको इतने लोग पर ताने कसते रहे, अब वो भी हरासमेंट की जुमरे में आएगा, तो आपने तो उसको खंदा पिशानी से लिया हमेशा। वो अपने इशू की बात है, लेकिन आई थिंक ये इतना ज्यादा सेंसिटिव इशू है मुबशर के वी शुड वेट। हमें पता लगना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं, और उसके बाद आज बहरहाल उनको लीगल नोटिस मिल गया है। लेट्स वेट, आज उनको लीगल नोटिस मिल जाएगा रात तक, तो देखते हैं उसके बाद वो क्या क्या होता है फर्दर। लेकिन कल नदीम अफजल चंद तो डेफिनेट ज़िया साहब ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये 29 तारीख का जलसा जो चंद ने तो अनाउंस कर दिया हुआ है, उन्होंने तो बता दिया। एक मिनट, कल ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं ना मालिक साहब, कल ज्वाइनिंग दे रहे हैं, और काफी लोगों के साथ दे रहे हैं, अकेले नहीं दे रहे। तो बात यह है कि जो 30 अक्टूबर के जलसे को जो अहमियत थी, क्या अब ये 29 वाले जलसे को हम वही अहमियत दे रहे हैं ज़िया साहब जो तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए जी, एक तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अक्सर लोगों से जिनसे मेरी बातचीत रहती है, उनका ख्याल है कि पंजाब हुकूमत अगरचे अभी तक उसके लिए इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन उनका साबका तजुर्बा यही है कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले वो इजाज़त दे देगी।
मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इजाज़त नहीं मिलेगी उनको तो उससे बड़ा मसला होगा, क्योंकि ऐलान कर दिया हुआ है उन्होंने कि हम जाती उम्रा की तरफ मार्च करेंगे। मैं समझता हूँ कि एक तो पंजाब हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब सियाने आदमी हैं, उनको चाहिए कि बेहतर होगा कि जो मीनार पाकिस्तान पर जितना जी चाहे बड़ा जलसा कर ले और वो किसी भी तरीके से ना शहर को, ना शहरियों को और ना ही जाती उम्रा के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहाँ तक अफजल चंद का ताल्लुक़ है, मैं सिर्फ अफजल चंद की नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक अब तकरीबन वो वक्त शुरू हो गया है कि आपको हर हफ्ते अंदाज़न एक बड़ी सीट के बारे में, एक मेंबर के बारे में इतला मिलती चली जाएगी। और जिस तरह से जनूबी पंजाब में हशर हुआ है हुक्मरान जमात का, इसी तरह से रफ्ता रफ्ता तहरीक इंसाफ में भी लोग शामिल होते जाएंगे। ये हमेशा होता है इलेक्शन से पहले, जिस तरफ लोग देखते हैं कि अवामी रौ ज़्यादा है। अब मालूम नहीं मुझे कि इलेक्शन में क्या रिज़ल्ट होंगे, हो सकता है एक मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ ना विन कर सके, लेकिन बहरहाल अब इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है पहले जितनी मजबूत नहीं रही, जनूबी पंजाब उनसे छिन चुका है। और मज़ीद लोग जो हमारी बिल्कुल इत्तला वो उस वक्त भी यही थी, ये 52 तक तादाद पहुंच जाएगी जनूबी पंजाब में और लोग गिनतियां करके बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के अलावा ये वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब में भी रफ्ता रफ्ता लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये ख़बरें आपको हर हफ्ते मिलेंगी। वैसे ज़िया साहब, मैं कई साल से नवाज लीग की, नून लीग की जो करप्शन है उसके खिलाफ खबरें देता रहा हूँ। आप भी देते रहे हैं, मालिक साहब भी देते रहे हैं, और हर आदमी देता रहे जिसको जितना मौका मिला है। शायद मैंने ज़्यादा किया हो, शायद आपने ज़्यादा किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब ने की। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी भी कि नून लीग एग्जिस्ट करती है, उसकी नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगी, ड्रास्टिकली कम हो जाएंगी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एनिमल के तौर पे ज़रूर उभरेगी। और 30 सीटों वाली नून लीग भी जो अपोजिशन दे सकती है वो बड़ी सख्त अपोजिशन होगी। ज़िया साहब, आप एग्री करेंगे कि नहीं? मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात में बड़ा वज़न है और मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो जाएगी तो वो गलती पर है। लेकिन मैं जिस बात की तरफ तवज्जो आपको दिला रहा हूँ, आप ज़रा बराए करम ये समझ लीजिए कि मैं बहुत देर से लाहौर में रहता हूँ और इनका उभार मैंने देखा है। नवाज शरीफ साहब की सियासत में आमद भी देखी है। मैं जब वो वज़ीर आला बने थे गैर जमाती इलेक्शन के नतीजे में, तो गवर्नर हाउस से उन्होंने कहा कि चलकर देखना है कि दफ्तर कैसा है, और मैं और असदुल्ला गालिब और अख्तर रसूल उनकी गाड़ी में थे। मैं उस वक्त से उनको देख रहा हूँ। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आप ये बात अपने जहन में रख लें कि 8 साल परवेज़ मुशर्रफ के छोड़कर वो 35 साल इस सूबे में हुक्मरान रहे हैं, और इस दौरान में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान सियासी चपकलश ने इस मुल्क में मेरठ का सही मानों में जनाजा निकाल दिया। क्योंकि उस दौर में, मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप समझ जाएंगे कि आज ब्यूरोक्रेसी हो या हर तीसरा घर जो हो वो क्यों मुस्लिम लीग नून से मुतासर है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि लेटर निकलना शुरू हुआ वज़ीर आला पंजाब की थे, मिस्टर मुबशर लुकमान, यू आर हेयर बाई अपॉइंटेड, आगे जगह खाली छोड़ी, एज, फिर जगह खाली, फिर आगे लिखा हुआ होता था इन रिलैक्सेशन ऑफ एज, एजुकेशन एंड प्रोसीजर। जनाब, ये लेटर जो है मेरा ख्याल है कि लाखों की तादाद में निकले हैं वज़ीर आला हाउस से, और उसके मुकाबले में बेनज़ीर साहबा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से इसी किस्म के फेडरल
जो महकमे हैं उनमें लेटर निकालना शुरू कर दिए। चुनांचे आज आपको लाहौर में हर तीसरा बंदा मिलेगा जिसका चाचा भतीजा नौकरी उसको मिली है, ठेका उसको मिला है, उसको कोई ना कोई कारोबार मिला है, कोई जगह मिली है। आधे लाहौर को प्लाट मिले हैं मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, आधे लाहौर को फ्लैट्स मिले छोटे मोटे। इसलिए आप ये बात अपने जहन में रख लें कि एक मुस्तकिल नवाजने की पॉलिसी मोहम्मद नवाज शरीफ की रही है, लिहाजा मुस्लिम लीग को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और आज बहुत सारे लोग जो हैं आप लाभ कहते रहे, यही वो बयानिया है। मैंने पिछले दिनों इमरान से बड़ी इस पे बहस की। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि पंजाब में आपको बड़ी मुश्किल इसलिए पेश आ रही है कि हर दूसरा घर जो है वो तो एहसानमंद है, लाहौर में ख़ास तौर पर मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान का। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो लोग कहते भी हैं, मैं ख़ुद कई लोगों से पूछता हूँ कि यार इतनी ख़बरें छपी हैं, लोग पता क्या कहते मुबशर साहब, मैं आपको बयान करता हूँ पंजाबी में, देहाती लोग भी कहते, कस्बाती लोग भी कहते हैं, ये जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ छोटे शहरों में भी लोग कहते हैं। लोग कहते ठीक है जी पैसे खादे होंगे बड़े, वो जी बाहर भी लै गए होंगे, केड़ा नहीं लुटता जी, केड़ा नहीं खांदा। पर देखो उन्होंने काम बड़ा किया है, उन्होंने सड़कां बना दिया, उन्होंने ट्रेन बना दी, उन्होंने अब लोग बेचारे जो हैं वो सादा लोग हैं, वो ये नहीं समझते कि ट्रेन क्यों बनाई जाती है, वो ये नहीं समझते। मैं एक जुमले पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ भाई। आज जो 3 चीफ मिनिस्टर उठ के खड़े हो गए थे कि हमारे सूबों को मदद नहीं मिलती, इसकी क्या बुनियाद है? इसकी बुनियाद ये है मुबशर लुकमान साहब कि जिस तरह से जो नेशनल फाइनेंस मिलता है उसके हिस्से बखरे होते हैं सूबों में बालिहाज आबादी, इसी तरह से सूबे के अंदर भी तकसीम होनी चाहिए। हर ज़िले की मुजफ्फरगढ़ को, बहामन नगर को और खानेवाल को भी जितना उनकी आबादी है हिस्सा मिलना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या उन ज़िलों को, जामपुर को हिस्सा मिलता है, रहीम यार खां को मिलता है? नहीं जनाब, क्या ये नहीं। सही नहीं है कि तूफान मचा हुआ है जनूबी पंजाब में कि लाहौर कहा जाता है? बात यह है कि पंजाब वाले लोगों का बहुत उनके हकूक जो है वो उनका इस्तेसाल हुआ है, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और उसका इजाला होना भी ज़रूरी है। बल्कि सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं, बहुत से यानी उफ्तादा तरीन इलाके इस मुल्क में ऐसे हैं जिनका इस्तेसाल हुआ है। मोहम्मद मालिक साहब, टाइम क्योंकि थोड़ा है और आप मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को बड़ी करीब से जानते हैं, आपने दोनों के साथ उनको काम करते हुए भी देखा है। मियाँ शहबाज शरीफ को हमेशा से कहा जाता है एक हार्ड टास्क मास्टर हैं और बड़े क्विक एग्जीक्यूटर हैं, लेकिन जब से मुस्लिम लीग नून की सदारत उन्होंने संभाली है वो किसी किस्म की वाज़े किस्म का एक्शन लेने पे अभी तक नाकाम रहे हैं बहैसियत सदर मुस्लिम लीग नून के। और वो कोई ऐसी चेंज नहीं कर सके जिससे हम ये कह सकें कि नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून को टेक ओवर कर लिया है और वो इसको एक नई लीडरशिप और नया ब्लड देंगे। देखिए, मैं अंग्रेजी में एक जुमला पहले कहना चाहता हूँ कि इफ़ ही डजंट स्टैंड ऑन हिज ओन ही विल गो डाउन विद हिज ब्रदर। बात यह है, अगर वो स्टेप अप नहीं करेंगे टास्क को, अगर वो अपनी साए के अंदर निकल के देखें, सही चीज़ करने का मतलब ये नहीं कि वो अपने भाई से गद्दारी कर रहे हैं। अगर एक भाई अपने सर पे कनपटी पे बंदूक रखे और छोटा भाई ये कि नहीं मैं बड़ा फरमा बरदार हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, मना नहीं करूँगा, तो ये लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी ये है कि आप उससे बंदूक छीनें और 4 हफ्तों बाद आपका भाई आपका शुक्रिया अदा करे कि चंगा कीता सी मेरी जान बचाइए। या लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट इनको समझने की ज़रूरत है। लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने वोटर का ख्याल रखें, पार्टी को लेके आगे चलें, और अगर आप उसमें दूसरे स्टैकिंग में फंस गए तो फिर अंजाम आपका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, रिसोर्स का वश है पाकिस्तान में, पंजाब में तो मैंने देखा बड़े करीब से, रिसोर्स इशू नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप यूटिलाइजेशन देखें, एक बजट मिला होता है 20 करोड़, यूटिलाइज हुआ होगा 10%, 15%, 20%। पैसे का कहीं रिसोर्स की कमी नहीं है पाकिस्तान में। ब्यूरोक्रेसी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं बनी हुई है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन गई हुई है। ये बदकिस्मती की बात है। और ये जब आप
कुछ लोगों के साथ हुकूमत चलानी शुरू करेंगे, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, तो फिर तबाही होगी। यकीन माने पाकिस्तान में हुकूमत के पास रिसोर्सेज बहुत हैं। कभी आप ये डेटा निकाल लें कि बजट एलोकेशन कितनी हुई है। आप साउथ पंजाब में देख लें, इतनी हैवी एलोकेशन है लेकिन यूटिलाइजेशन ही नहीं की हुई। खांचों के अंदर वो जो पैसे निकले हैं वो खांचों में निकले हैं और ज़मीन पर लगे ही नहीं हैं। आप देखें 50 अरब मिला होता है, साल के एंड में जो 40 अरब जो सा वो वापस नहीं कर देते हैं, 4-5 अरब खा जाते हैं। फंड्स हैं, नीयत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ये दुख की बात है। मालिक, लास्ट क्वेश्चन, आप पीटीआई का जलसा कैसे देख रहे हैं और क्या पीटीआई एक वेव लाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस है, जो इमरान खान साहब ने उसको ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू में जोड़ दिया कि ये जो है लोग आके जवाब देंगे कि लोग अदालत के साथ हैं या किसके साथ हैं। अदालत के साथ मत जोड़ें, इसको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ लगें। लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, करोड़ों लोग उनके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट को किसी एक पार्टी का जलसा एक शहर का नहीं चाहिए। उसकी क्रेडिबिलिटी अपनी है, उनकी क्रेडिबिलिटी थ्रू देयर ओन एक्शंस है। मुझे सिर्फ ये एतराज़ है कि खुदा का वास्ता ये मत करें। आप अगर छोटा जलसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पे आप कर रहे हैं। ये वो ज़िया-उल-हक वाला रेफरेंडम है, क्या आप इस्लाम चाहते हैं? और लोगों ने हाँ कह दिया, इसका मतलब आप मुझे 5 साल के लिए चाहते हैं। भाई, आप अपना जलसा करें, अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ करें, ऑल गुड विशेस फॉर यू, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट से ना इसका ताल्लुक है, ना इसको जोड़ें। इसको बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पर रखें। हाँ, बड़ा ज़रूरी है इनके लिए, जितना इन्होंने अपना खुद हाइप बना दिया हुआ है। आई होप ये वो वाला स्क्विब ना हो जो माल के ऊपर सबने मिलके किया था। जमात इस्लामी ने, इन्होंने, अवामी तहरीक ने, जो माल वाला जलसा आपको याद है, तबाही फिर गई थी। इन्होंने खुद ओवर हाइप कर दिया हुआ है। अब इनके लिए ज़रूरी है, इनका अगर बहुत स्टर्लिंग एक्सेप्शनल सक्सेस ना हुई तो वही नाकामी बन जाएगी। ये बहुत बड़ा इन्होंने अपने लिए टेस्ट बना लिया है एंड दे हैव ऑप्शन। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन हेयर। इनको हर कीमत पे बड़ा जलसा करना है, वरना इनको बहुत ये उल्टा पड़ जाएगा। ज़िया शाहिद साहब आपका, मोहम्मद मालिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ज्वाइन किया। नईमुल हक साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके, वो उनका फ़ोन पर रब्ता मोटरवे के ऊपर बार बार मुनक़ता हो रहा था। इंशाल्लाह किसी और शो में उनकी राय ज़रूर लेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।